हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स का एक और लेक्चर है, नवा लेक्चर है। तो अब तक हमने जो कुछ मैंने पढ़ाया, मॉलिक्यूलरिटी, बाइमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, टर्मोलिक्यूलर रिएक्शंस, व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, व्हाट आर कंपोजिट रिएक्शंस, ठीक है ना बेटा कि नहीं। हाउ विल यू डिफरेंशिएट ऑर्डर फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। व्हाट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब देखिए, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 9। देखो बेटा, अब इसमें आ रही है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर मैंने कहा है, ऑर्डर इज अ पैरामीटर which determines the rate of a reaction, or it is a molar concentration in rate law which determines the rate of a reaction. तो फिर मैंने आपको कहा कि इसमें पहला आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन, मैंने कहा है, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इफ आर इज इक्वल टू के ए नॉट, so it is zero order reaction. What is zero order reaction? Zero order reaction is a reaction in which in which in which rate of reaction, in which rate of reaction is independent of concentration, independent of concentration, ठीक है ना बेटा। तो जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, इसको क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। आपको ये भी पता है आर के ए नॉट, तो ए नॉट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। आर किसके बराबर आएगा, के बराबर। यानी जब हमने कंसंट्रेशन किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, इसके यूनिट्स जो आपका क्या है, ये जीरो ऑर्डर, तो इसके यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर गैसेस होंगे तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड, एटमॉस्फेयर पर मिनट, एटमॉस्फेयर पर आवर, एटमॉस्फेयर पर डे, एटमॉस्फेयर पर ईयर, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड पर मिनट पर आवर पर डे, ठीक है ना बेटा। तो इसके यूनिट्स, ये किसके यूनिट्स है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है बेटा, बराबर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स ही है मोल पर लीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी निकला मोल पर लीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? Zero order reaction is a reaction in which rate of reaction is independent of concentration. तो इसका मतलब बेटा ये है कि अगर A gives B product, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बेटा A है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम कंसंट्रेशन मान के चलिए रखेंगे 0.1 मोलर, अब हम बेटा इसके बाद कंसंट्रेशन में रखूंगा 0.4 मोलर, कंसंट्रेशन में फॉर एग्जांपल रखूंगा बेटा 0.9 मोलर, कंसंट्रेशन में और कुछ रखूंगा, ठीक है ना, 2.4 मोलर सपोज। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है बेटा, के। आप कोई भी कंसंट्रेशन टर्म लगाओ, ये इंडिपेंडेंट है। आप यहां पर भी कोई कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ या घटाओ, इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं। आपने मान के चलिए कम किया 0.01 कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी बेटा, वो आएगी
0.01, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। चाहे आप बेटा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, चाहे आप कंसंट्रेशन बेटा घटाओ, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, where रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स एट व्हाट रेट द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है, मतलब कितने, मतलब किस रेट के हिसाब से रेट हो गया बेटा ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब यहाँ पे बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शनों में रेट ऑफ रिएक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन कहीं पे बढ़ाई, कहीं पे घटाई, आप देख रहे हो हर जगह आर किसके बराबर निकल रहा है, के बराबर, आर किसके बराबर निकल रहा है, के बराबर, आर किसके बराबर निकल रहा है, के बराबर। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप कितनी ही ले लो, अभी एग्जांपल्स देंगे हम। अब देखो बेटा इसमें अगर हम देखेंगे, पहले एग्जांपल्स अगर जानेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें बेटा, अब ये भी है यहाँ पे एक चीज, अगर a प्लस बी है गिव्स प्रोडक्ट, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये दे रहा है रेट लॉ, रेट लॉ इसने दिया है यही से r के a टू द पावर a b टू द पावर 0। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा रिएक्टिंग स्पीशीज दो है, रिएक्टिंग स्पीशीज में एक ए है एक बी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, अगर आप कंसंट्रेशन हाफ करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ। ये इस तरह बेटा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1, और यहाँ पे है बेटा दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0, ठीक है ना। जब इनको कंबाइन करते हैं तो ये क्या आता है A, ये क्या आता है बेटा B0, ये 1 है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये क्या आएगा A, ये क्या आएगा बेटा B0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए डबल हो जाएगी, अगर आप कंसंट्रेशन हाफ करोगे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगी, अगर आप कंसंट्रेशन 1/4 करोगे तो 1/4 रेट निकलेगी, अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। मगर यहाँ पे दूसरा रिएक्टिंग स्पीशीज जो है उसका जीरो ऑर्डर है। इसका मतलब बेटा अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अगर आप घटाओगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसमें मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, या अगर एक और होगा 2 टाइम्स a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट, ये एक और है। इसमें ये कह रहा है कि रेट लॉ किसके बराबर है, रेट लॉ है बराबर इसमें बेटा A0 और B1, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है, मगर ये तो थ्योरेटिकल है, ये तो स्टैचोमेट्री दिख रहा है, मगर एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब इसकी रेट डिटरमाइन की गई तो वहां पे पाया गया कि A0 जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर, B है 1। तो इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन डबल करोगे 4 टाइम्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर यहाँ पे बेटा दूसरा क्या है बेटा बी जो है बेटा, बी जो है बेटा इसमें ये जो है बी, अगर आप बी डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, अगर हाफ करोगे तो हाफ हो जाएगी। ओवरऑल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, मगर यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ए जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे बी विद रेस्पेक्ट टू 1 ऑर्डर है। तो यहाँ पर भी बेटा इसमें ए है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा फर्स्ट, तो मगर यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ए है फर्स्ट ऑर्डर, विद रेस्पेक्ट टू बी है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। देखिए अब मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है CH3CO CH3, इसको एसीटोन कहते हैं या 2-प्रोपेनोन कहते हैं, या इसको डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। अब याद रखिए एसीटोन, तो इसको हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। ये बेटा बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Br, और बनता है बेटा HBr। अब इसका जब मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, इससे तो हमें पता चलता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, ये स्टेपो में हो रही है रिएक्शन। अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, बाई मॉलिक्यूलर है, हम कह सकते हैं ना इस तरह। बेटा समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही, मगर इसमें ये क्या हो रहे हैं बेटा, ये डिवाइड हुए हैं, मैकेनिज्म इसका है।
पहले स्टेप में बेटा ये जो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, स्टोन है, इसमें होता है बेटा टॉटोमरिज्म। टॉटोमेरिज्म ये कीटो फॉर्म है, यानी कीटो मीन्स इसमें कीटोनिक ग्रुप है, जहां इसको ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। इसका नाम देते हैं 2 प्रोपेनोन भी, या एस्टोन इसको बेटा नाम देते हैं। मैंने पढ़ा है, आप इंट्रोडक्शन टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखिए मेरा टॉपिक, को उसमें मैंने कहा है कि ये डाइमिथाइल कीटोन या इसको एस्टोन भी कहते हैं। IUPAC नाम इसका आएगा 2 प्रोपेनोन, ठीक है ना। अगर कहीं पे प्रायोरिटी होगी किसी फंक्शन ग्रुप को, वहां पे बीच में इसको फिर ऑक्सो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब इसमें ये CH3 C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बेटा शिफ्टिंग होती है, ये इस तरह है। आगे चलकर आइसोमेरिज्म में देखेंगे, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH2H रख सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये जो जब ये प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन किसके पास जाएगा, इसके पास। यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, न्यूट्रलाइज। ये बनेगा बेटा इस तरह CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। इसको बेटा कहते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों कहते हैं, टॉटोमर में ये होता है, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेटा स्लो प्रोसेस है, ये क्या है, स्लो स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है इसमें बेटा, दूसरे स्टेप में इसमें क्या होता है देख लीजिएगा। ये यहाँ पे मैं नाम रखूंगा, ये स्टोन है या टोप्रोपेनोन। दूसरे स्टेप में अब ये आ रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप है। अब ये CH OH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब जब ये आ रहा है इसके साथ, ये बना रहा है बेटा CH3 COH Br, ठीक है बेटा कि नहीं है। और क्या आ रहा है, CH2 Br, क्योंकि जब Br में होमोलिटिक फिशन होगा तो ये एक ब्रोमीन लेगा, ये एक लेगा, क्योंकि ये एक लेगा, ये एक लेगा, हाफ एरो इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह है, तो ये लेगा। ब्रोमीन जब टूटेगा ये एज सच Br टूटेगा, ये Br रेडिकल। Br जब भी रेडिकल होता है तो वहां पे वो दूसरे को भी मजबूर करता है रेडिकल बनाने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो हमने बनाया यहाँ पे, ये बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये बेटा फास्ट स्टेप है, ये बेटा फास्ट स्टेप है। अब फिर इसके बाद तीसरा स्टेप है, यही CH3 COH Br CH2 Br, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा क्या है, ये भी एक फास्ट स्टेप है। ये यहाँ पे बेटा ये वापस जाएगा, इसके पास ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2 Br जो हमने ऊपर बनाया, और यहाँ से ये Br निकलेगा और HBr। ये भी बेटा है फास्ट, ठीक है कि नहीं है। अब जब ये तीन स्टेप्स हमने देखे, तो तीन स्टेप में सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी बेटा, CH3 एस्टोन पे, CH3CO CH3, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो एज सच तो दिख रहा है, मगर वो क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर है, उसका कोई काम ही नहीं है। मतलब वो अगर पार्टिसिपेट लेता है, किस में ले रहा है बेटा, वो फास्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या आ गई बेटा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी मैंने कहा आपको कि कोई अगर एक रिएक्टिंग स्पीशी आप लेते हो तो वहां पे आप कहते हो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है बेटा कि नहीं। तो उस पे वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मगर कहीं पे अगर दो होंगे या तीन होंगे, वहां पे एक अगर एक फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर शो कर रहा है, दूसरा जीरो ऑर्डर भी शो कर सकता है, इसमें आपने देखा। तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर इफ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टोन या 2 प्रोपेनॉल, डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। अगर आप ब्रोमीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एस्टोन। ये मैंने कहा कि अगर दो भी होंगे, एक इसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। नोट कीजिएगा इसको। देखो बेटा, अब ये जो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम तो कहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि मैं आपको यहां पे ये कहना चाहूं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, हालांकि कॉमन नहीं है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, अनकॉमन रिएक्शंस ही है ये, मगर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर भी बनती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो बेटा,
अगर हमारे पास मान के चलिए हमारे पास अल्कीन है, इसको हमें बेटा करनी है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जब करेंगे तो ये सीधा क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा अल्कीन यानी इथेन बनेगा। मैंने कहा है कि वी कैन कन्वर्जन ऑफ अल्कीन्स इनटू अल्कीन्स या अल्कीन्स इनटू अल्कीन्स हो सकता है। अगर ऐड हाइड्रोजन करेंगे तो सैचुरेटेड बनेगा, अगर रिमूव हाइड्रोजन करेंगे तो अल्कीन वापस बनेगा, वाइसी वर्सा इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। मगर इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, निकल, प्लैटिनम, प्लैडियम, वॉटेवर, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम बेटा क्या है कि ये जो कैटलिस्ट का काम होता है, इसकी सरफेसेस एक्टिव होती है, जो ही ये गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एड्सॉर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, इस पे क्या होते हैं, ये इस कैटलिस्ट पे बेटा एड्सॉर्ब होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब एड्सॉर्ब हो जाते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि आपने अगर सरफेस केमिस्ट्री में हमने देखा है कि कुछ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं एड्सॉर्ब, जब उनको एड्सॉर्प्शन होती है, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसको कीमोसॉर्प्शन कहते हैं। जो फिजिकली वैंडरवल फोर्सेस जनरेट होते हैं उसको फिजोसॉर्प्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये बेटा है कि जब यहाँ पे ये बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसका काम क्या है, यहाँ तक ये पहुंचाना, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक ये पहुंचाना, इसके पास ये पहुंचाना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इस कंडीशन में अब बेटा पहले तो हमने लाया यहाँ पे ये एड्सॉर्ब सारी सरफेसेस ने की, ठीक है ना बेटा, तो फिर हमने यहाँ पे पहुंचाया, ठीक। मगर अगर मैं इन केस इसमें क्या करूंगा बेटा, और करूंगा ऐड, क्योंकि अब इस कैटलिस्ट के पास कोई सरफेस बची नहीं हुई एक्टिव। जिस तरह हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, लो कंसंट्रेशन पे वो तो फर्स्ट ऑर्डर एक्ट करते हैं, मगर जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो अब जो एंजाइम की जो सरफेसेस है वो पूरी तरह बंद हो जाती है। फिर आप कितनी ही कंसंट्रेशन लाओ, कंसंट्रेशन आप कितनी ही लाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो उस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। ये सीधी सी बात है। जब अगर आपके पास कैटलिस्ट है पहले, तो जो ही आपने क्या किया बेटा, उसमें जो ही कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो तो कैटलिस्ट उसको अपने दायरे में एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब इसके पास कोई अब स्पेस बची ही नहीं, आप कितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ यहाँ से, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि ये कहाँ इसको पकड़ पाएगा और यहाँ पे ले जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो उस वक्त ये क्या बनेगा, अगर पहले ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर था, मगर जो ही इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, अब इसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं, वही हाई कंसंट्रेशन पे ये जीरो ऑर्डर बन सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो ये इसी तरह अगर हम अब हमारे पास मान के चलिए अमोनिया है, अमोनिया गैस, इसको बेटा डिकम्पोज करना है, 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे ये आपको समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आपको ये आया समझ। जब इसको डिकम्पोज करना है तो इसके लिए हम प्लैटिनम लेते हैं, टंगस्टन लेते हैं, मोलिब्डेनम लेते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तब जाके ये क्या होता है, अंडर कंडीशंस आप प्लैटिनम ले सकते हो, प्लैडियम ले सकते हो, टंगस्टन ले सकते हो, ठीक है बेटा कि नहीं है, तब जाके ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। यही केस इसमें भी है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है। कंसंट्रेशन आप कितनी ही बढ़ाओ, कंसंट्रेशन से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना बेटा। मैंने या फॉस्फीन लीजिए, फॉस्फीन जो है बेटा, अगर हम देखेंगे उसको, फॉस्फीन जो है, फॉस्फीन को भी अगर इन प्रेजेंस ऑफ उसको भी तोड़ेंगे, वो भी अगर हम देखेंगे बेटा, वो भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। या फॉर एग्जाम्पल H2 + Cl2, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन HCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ये किसकी बनी हुई है, लाइट, ये बनी हुई है फोटोनों की, इसकी एनर्जी hν है। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, लाइट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन आप कितनी ही ले लो इन दोनों की, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ H2 0 या I2 नॉट, या R इज इक्वल टू H2 नॉट I2 नॉट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या है बेटा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी। जिस हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी तब जाके रिएक्शन होगी,
तब जाके ऐसा कुछ होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? या फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं, ठीक है ना, या बायो केमिकल रिएक्शंस, मैंने आपको कहा कि कैटलिस्ट जो मतलब लो कंसंट्रेशन पे तो वो फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, मगर जो ही कंसंट्रेशन बढ़ती है तो सरफेसेस बन जाती है किसकी, ये कैटलिस्ट की। उसकी वजह से कितनी भी आप कंसंट्रेशन ले लो, उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। या डिकम्पोजिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को भी तोड़ना है ना, तो ऑन गोल्ड, किस पे इसको तोड़ते हैं, गोल्ड पे। ये भी डिपेंड किस पे करता है, इस पे कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखिए इसी तरह फॉस्फीन जो है लो प्रेशर पे तो वो फर्स्ट ऑर्डर करता है, जो ही हम प्रेशर बेटा क्या करेंगे, हाई प्रेशर करेंगे, उस वक्त वो क्या एक्ट करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस कोई भी रिएक्शन क्या करती है, या तो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। जो मैंने कहा अभी आपको, बायोकेमिकल रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस है, वो तो लो कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर है, मगर जो ही हम सरफेसेस बन जाती है मतलब जिसकी कैटलिस्ट की, तो उस वक्त ये क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो एक तालमेल होता है, जब उसके सरफेसेस बंद हो जाएगी एंजाइम की, तो उस वक्त बेटा क्या होता है, ये वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बनती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो बेटा, अब हमने देखा यहाँ पे ये कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है, ए गिव्स बी, अब हम इसमें पता होती है, या ए गिव्स बी, इसमें हमें बेटा पता है ए इनिशियल होती है हमेशा, टाइम उस वक्त जीरो रखते हैं। फिर फिर फाइनल इन कंसंट्रेशन होती है जब टाइम टी होता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ये हमने देखा है कि जब टाइम जीरो होता है, या हम ए भी रख सकते हैं बेटा, जब टाइम जीरो होगा तो उस वक्त कंसंट्रेशन ए रख सकते हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद अगर इसमें प्रोडक्ट एक्स बन गया, तो उस वक्त टाइम टी के बाद फिर कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, क्योंकि ए में से क्या माइनस होगा बेटा, ए माइनस एक्स। फिर से कहूंगा, अगर आपके पास, ये हमेशा याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज होती है। कंसंट्रेशन मैंने कहा नहीं कहा कि ये गलत मिथ है, लोगों ने रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट व्हाट रेट द रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो रेट कांस्टेंट रहती है। अगर हम ग्राफ डालेंगे बेटा यहां से इस तरह, अगर यहाँ पे बेटा ये रेट है, ठीक है कि नहीं है, यहाँ से बेटा टाइम है या कंसंट्रेशन है या टाइम है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा कि नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह नहीं आएगा, ये फॉल्स है, इस तरह नहीं आएगा फॉल, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है, वो बरकरार है, एक ही पॉइंट पे है। बात समझ में आ रही है कि ना? तो ये ग्राफ इसका आएगा। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कोई टाइम के हिसाब से भी कहेगा, जितना टाइम होता है उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस तरह बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? ये किसके लिए है बेटा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन तो घटती है, अगर कंसंट्रेशन नहीं घटेगी तो फायदा क्या फिर रिएक्शन का? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। तो कंसंट्रेशन तो बेटा घटती है, मगर इसकी जो ये जो है, ये जो रेट इसकी है वो क्या रहती है, वो बरकरार रहती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे कि हमने स्कूटर चला रहे हैं, इसकी स्पीड हम बराबर रख रहे हैं, मतलब बराबर वो रख रहे हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, मतलब कांस्टेंट रख रहे हैं। कांस्टेंट, कोई चीज कांस्टेंट रखना, ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर यहाँ से जो पेट्रोल है वो क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, हम कितना भी चले वो कंज्यूम हो रहा है। ये मत है कि हम स्पीड कांस्टेंट रखेंगे तो पेट्रोल को कुछ नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। पेट्रोल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर हमने स्पीड क्या रखी है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसी तरह गाड़ी में भी अगर पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंज्यूम हो रहा है, मगर जो स्पीड हमने रखी है, मान के चलिए हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं है, स्पीड एक ही बरकरार रखी है 90 पे 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह इसमें भी बेटा होता है कि रेट क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है, और जो कंसंट्रेशन है मगर कंसंट्रेशन घटती है। ये मैंने कहा, अगर ए इनिशियल था ये, तो फिर टाइम जीरो ये था, उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इस तरह बेटा बताऊंगा मैं आपको। इस तरह फिर से देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें अगर हम देखेंगे बेटा,
कंसंट्रेशन में मैंने आपको कहा ये कि अगर ए ने बनाया पी, इस तरह देखिएगा, तो अगर टाइम जीरो रखा मैंने, कंसंट्रेशन क्या है बेटा, जीरो है उस वक्त, ये सॉरी मैक्सिमम है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है उस वक्त, जीरो। जब मैंने टाइम टी रखा या मैंने ए रखी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, टाइम टी पे मैं देख रहा हूं एक्स बन गया, तो इसका मतलब इसमें कितना बच गया, एक्स, ए माइनस एक्स, इस तरह भी रख सकते हैं। या अगर टाइम जीरो पे रखा हमने कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है बेटा कि नहीं, टाइम टी पे क्या रखेंगे कंसंट्रेशन, फिर ए टी, ये भी आ गया समझ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ना, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन हम बनाते हैं, हम क्या लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने देखा है, मतलब ए गिव्स पी, आपने देखा हम किस तरह करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा वो लगाते हैं, अब मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये याद रखना कि जो अगर हम रेट वर्सेस टाइम या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन हम ग्राफ डालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन वो बेटा, अगर मगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम होगा वो अभी देखेंगे, वो ग्राफ इस तरह आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अगर x वर्सेस t लगाएंगे, अगर x t लगाएंगे यहां से, वो ग्राफ इस तरह आएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि x कितना हो रहा है, कितना बन रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जितना हम x बढ़ेगा बढ़ेगा, टाइम टाइम जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है x भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए अब बेटा, अब यहां पे मुझे कहना है ये कि यहां तक तो ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा, अगर हमारे पास ए गिव्स प्रोडक्ट, या यहां पे बेटा है 2 टाइम्स ए गिव्स प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा, यहां पे है 3 टाइम्स ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हमने किया है, यहां पे है 1/2 टाइम्स ए गिव्स प्रोडक्ट, यहां पे है 2/3 ए गिव्स प्रोडक्ट। हम इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह हम रखते हैं, या डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह हम रखते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस तरह हम लेते हैं बेटा, इस तरह दो तरीके हैं ना, किस तरह हम लेते हैं ना, इन माइनस इंस्टेंटेनियस रेट, इसी को कहते हैं ना डी ऑफ डी टी, रखते हैं बेटा कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है। या इस तरह भी रखते हैं ना, R इज इक्वल टू के ए, ठीक है ना। अब ये जीरो ऑर्डर है, क्या है, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रखना है, ठीक है ना। अब इसमें भी बेटा क्या आएगा फिर, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन डी ऑफ ए अपॉन डी टी, मगर यहाँ पे हम क्या रखते थे, ये आपको पता है, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, कि ए अगर यहाँ पे है बेटा इस तरह, ठीक है बेटा कि नहीं, यहाँ पे क्या है पावर, अब यहाँ पे मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएगा फिर बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये 3 है रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या आएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, ये मैंने बताया है, डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये 1/2 आएगा, ये कहाँ पर आएगा बेटा, ये ऊपर आएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह यहाँ पे ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये क्या आएगा, ये 2/3 आएगा, वो क्या आएगा 3/2, आएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, अगर ये है कि ये किस तरह, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो जरूरी रखना है। अगर इसने कहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 लगाना है, अगर सेकंड कहा तो सेकंड ऑर्डर रखेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं। ये समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। देखिए अब हमारे पास बेटा है, मान के चलिए, अब अभी आपको मैंने कहा ए गिव्स पी प्रोडक्ट, यहां पे हमें पता है बेटा, अगर हम ग्राफ पे भी नजर डालेंगे, अगर आपको पता है बेटा, जब हम टाइम इस तरह रखते हैं, मान के चलिए 0 है, यहाँ पे मान के चलिए 2 मिनट्स है, यहाँ पे 4 मिनट्स है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, ये 2 4 6, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, सपोज यहाँ पे 14 है, 14 मिनट्स है, यहाँ से भी हम बढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत याद रखिए। और ये कौन सी एक्सीज है, ये एक्स एक्सीज है, ये कौन सी एक्सीज है बेटा, ये वाई एक्सीज है,
बात समझ में आ रही है? तो जब हमें हमारे पास जीरो टाइम होता है उस वक्त कंसंट्रेशन क्या होती है, बड़े पायदान पे होती है, ऊपर होती है, मान के चलिए यहाँ पे वो क्या है बेटा, ए नॉट, ठीक है ना। मगर जो ही हम क्या करते हैं बेटा, अब ये रिएक्टेंट है, मैंने आपको कहा है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यही फर्क है। रिएक्ट प्रोडक्ट का ग्राफ इस तरह आता है और रिएक्टेंट का ग्राफ इस तरह आता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये प्रोडक्ट है, फिर एंड में कांस्टेंट लेवल रहती है, ठीक है बेटा, इसी तरह यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे आप यहाँ पे बेटा बताओ ये कि जब भी हम कंसंट्रेशन का देखते हैं, यहाँ पे मुझे बताओ बेटा ये कि जब हमने जीरो रखा तो कंसंट्रेशन क्या थी बेटा, मैक्सिमम। मगर जो ही हम क्या कर रहे हैं टाइम, जब जब हम रिएक्टेंट को, अब हमने लैब में कोई रिएक्टेंट लिया है और प्रोडक्ट भी लिया, मतलब प्रोडक्ट हमें बनाना है, हमें कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमें बेटा प्रोडक्ट, हम वेट कर रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, वेट करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है। जब हम बेटा वेट करते हैं, वेट जब करते हैं किसके लिए वेट करते हैं, वेट इसलिए करते हैं ताकि हमें आइसोलेट हो जाए प्रोडक्ट, उसको बाहर निकाला जाए, सुखाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस करनी पड़ती है, फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है इसको, ठीक है कि नहीं है। तब जाके फिर उसको ओवन में रखना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर उसके बाद बेटा इसका वे किया जाता है, तो कितना हमने, किस क्वांटिटी में हमने कोई चीजें ले ली, वहां से कितना हमें बना, ठीक है बेटा कि नहीं। अब छोड़िए वो बात की बात है, मेरे कहने का मतलब है जब हम वेट करते हैं तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिर क्या होगी, जब हम प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जब हम टाइम चल रहे हैं यहाँ से तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम, यहाँ पे कम हो जाएगी, फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे। तो इसका मतलब है हर पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं बेटा, हर पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, वो डाउन हो रही है, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं, वो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन तो जीरो ऑर्डर में भी चेंज हो रही है, मगर वहां पे इतना ही है कि रेट जो है, एट व्हाट स्पीड द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, वो कांस्टेंट रहती है, बाकी सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट हमें बनता है तो बेटा बात समझ में आ रही कि ना आ रही, जब यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, यहाँ पे बेटा जब हम पहुंच रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हमारी कंसंट्रेशन को क्या हो रहा है, वो क्या हो रही है, वो घट रही है, 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 ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। मगर उसके लिए यहाँ से टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, समझ आ रही बात अच्छे से कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो हमारे पास पहले कंसंट्रेशन क्या थी, एटी की जीरो थी, ठीक है ना, कि यहाँ से टाइम है, यहाँ से कंसंट्रेशन है, मगर जो ही हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर एक टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे सैचुरेटेड पॉइंट आता है, फिर कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। देखो इसी तरह बेटा इसमें एक चीज और भी है, ये भी याद रखिएगा, अगर हमारे पास मान के चलिए ये है, मैंने ये थोड़ा एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट में कहा है आपको बेटा, ये भी आप देख लीजिएगा बेटा। अगर हमारे पास मान के चलिए, ये पता है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा है वाई एक्सिस है यहाँ से, ठीक है बेटा कि नहीं है। आप मुझे बताइए इस और इसमें क्या फर्क है, अगर मैं यहाँ से लाइन एक मारूं इस तरह, ठीक है ना, और यहाँ से एक लाइन मारूं इस तरह, ठीक है कि नहीं है, इस तरह आपको कुछ फर्क दिख रहा है बेटा। पहले तो हम देख रहे हैं बेटा, अगर इस तरह कोई चीज इस तरह जा रही है तो ये हॉरिजेंटल है, ठीक है ना, ये क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है इस तरह, यानी ये एक्स एक्सिस है, और यहां से ये भी हॉरिजेंटल है, ये भी बेटा क्या है, एक्स एक्सिस है। आपको फर्क दिख रहा है, फर्क कहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है इस बेस के साथ, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसमें फर्क है। फर्क बेटा इसका एंगल बड़ा है, ये मैंने बड़ा थीटा बनाया, और यहाँ पे बेटा एंगल छोटा है, ये मैंने छोटा एंगल बनाया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हम कहते हैं ना स्लोप बराबर होता है tan थीटा, ये भी याद रखिए, स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा। स्लोप हम क्यों tan थीटा ही यूजुअली लेते हैं, हम क्यों नहीं sin थीटा को sin थीटा cos थीटा क्यों नहीं लेते हैं बेटा, ये हम आपको पता है कि जब हमें, ये सीधी सी बात है बेटा, इसमें ये नहीं है। अगर हम यहाँ पे बेटा इसमें अगर हम डालेंगे, अगर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे,
ठीक है बेटा कि नहीं है। और इस पे भी हम क्या डालेंगे बेटा, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका स्टीप ज्यादा है, इसका कम है, तो इसका मतलब ये बेटा है कि हम यूजुअली क्या करते हैं, या अगर हम एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जब हम हमारे पास घर में सीढ़ी है और जो हम जब कभी हमारी बिजली खराब हो जाती है तो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सीढ़ी में हमें बहुत मुश्किलात, हम डरते हैं जो ही उस सीढ़ी को दीवार के साथ रखते हैं ना, तो उस सीढ़ी में क्या होता है बेटा, उसकी हाइट ज्यादा होती है, उसकी बेटा क्या होती है, उसकी हाइट क्या बनती है, ज्यादा हाइट हो जाती है उसकी, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये जो स्टेप है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, उसमें चलने के लिए डिस्टेंस बहुत कम होती है, बात समझ में आ रही कि नहीं। मगर जो हमारी घर में सीढ़ी होती है उसमें हमें ये डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो वहां पे हम इजीली मतलब दौड़ दौड़ के भी चढ़ सकते हैं उस पे, अपनी घर की सीढ़ी पे, ठीक, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल जो है ना, जो जिसपे हम पांव रखते हैं वो विड्थ ज्यादा है, ठीक है, फिर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। और जो वो खड़ी वाली है उसमें क्या होती है बेटा, उसमें वर्टिकल हाइट ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल कम होती है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसी पे आ गया बेटा स्लोप tan थीटा, इसलिए हम लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा याद रखे, इसमें है ये। अब हमें tan थीटा बराबर होता है बेटा किसके, यहाँ पे आ गया, एक तो आ गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही क्या बन गया बेटा, स्लोप, यही क्या बन गया, स्लोप, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर परपेंडिकुलर ज्यादा बड़ा होगा तो थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें भी ये क्या आएगा, tan थीटा किसके, ये क्या है, स्लोप क्या आ गया, स्लोप, स्लोप यही है। अब एंगल किसके बराबर है, ये लाइन किसके बराबर है, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये पीएम रखेंगे, ये ओएम रखेंगे, पीएम अपॉन ओएम, बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम tan थीटा लेते हैं स्लोप, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसमें आपको समझना है y इज इक्वल टू mx प्लस c गिव्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बेटा सी इंटरसेप्ट है और इसमें स्लोप m है, तो रिलेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये याद रखिए बेटा कि जहां पे इस तरह का हाइट ज्यादा होगी तो परपेंडिकुलर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेस। वो मैंने आपको कहा कि जो घर की सीढ़ी है, ये सॉरी, जो ये वाले घर की सीढ़ी है, क्योंकि उसमें विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इजीली उस पर चढ़ सकते हैं दौड़ के भी। मगर जो ये सीढ़ी है जो हम इस्तेमाल करते हैं बाहर, तो पोल्स के लिए वहां पे बेटा क्या होता है, वहां पे हाइट बहुत ज्यादा होती है और चलने का डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है कि नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, यूजुअली ये परपेंडिकुलर क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा, तो थीटा क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इसमें क्या होगा बेटा, लेस देन 1। मगर जहां पे हम बेटा ये भी रखेंगे उतना ही, ये भी रखेंगे उतना ही, वो कौन सा, फिर वो कौन सा एंगल बनेगा, वो कौन सा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सॉरी, वो कौन सा ये है बेटा, जहां पे अगर हम ये रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या रखेंगे, अगर यहाँ पे मान के चलिए 90 डिग्री है, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, जब 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे ये 45 है, फिर ये भी क्या है 45, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो ये साइड किसके बराबर बन गया, ये साइड किसके बराबर बनेगा, इसके बराबर, क्योंकि वहां पे फिर परपेंडिकुलर और बेस का, बेस क्या है फिर बराबर है, वहां पे tan थीटा किसके बराबर आएगा 1 के, तो थीटा उस वक्त क्या होगा बेटा 45, tan 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये याद रखिए, जहां पर भी इस तरह हाइट ज्यादा होगी तो एंगल बड़ा होगा, जहां पे बेटा हाइट कम होगी वहां पे एंगल क्या होगा, वहां पे एंगल छोटा होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जहां पे ये परपेंडिकुलर और बेस वहां पे 1 के बराबर आएगा, थीटा किसके बराबर होगा 45 डिग्री के बराबर। और जहां पे ये इंटरसेप्ट, सी इंटरसेप्ट और जो एम स्लोप है, अब ये देखेंगे, ये भी थोड़ा ख्याल रखें इसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हालांकि ये मैथमेटिक्स में प्रूव करना हमें जरूरत नहीं, हालांकि ये मैं यहाँ पर भी इसमें 1-2 मिनट में ये समझा सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, किस तरह लाएंगे हम। तो इसमें बेटा ये है कि अगर हम यहाँ पे बेटा इस तरह अगर एक वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, ये भी याद रखिएगा, मान के चलिए ये बेटा है यहाँ पे y, ये यहाँ पे बेटा है x, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा।
तो वो क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स का वैल्यू अगर बेटा लेंगे 0, तो इसका 0 तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसके साथ इंटरसेप्ट भी है। पहले ये याद रखिए, y और x क्या है, ये डिपेंडेंट वैल्यू है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल m क्या है बेटा, m स्लोप है, tan थीटा अभी मैंने कहा, ठीक है ना। अगर एंगल इस तरह बनता हो है तो इसको क्या कहते हैं, प्लस प्लस स्लोप उसको कहते हैं, प्लस में है, ठीक है ना। अगर यही हम बेटा इस तरह लाएंगे तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर इस तरह बेटा होगा तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर इस तरह बेटा होगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, तो ये माइनस, तो यहां से ये, ठीक है बेटा कि नहीं है। y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे बेटा m क्या है, m मीन्स स्लोप, c मीन्स इंटरसेप्ट। यहाँ पे देखेंगे बेटा फिलहाल इस तरह समझाओ, अगर 0 में वैल्यू y फिर 2 आएगा, क्योंकि 0 तो नहीं आएगा वो, क्योंकि इसमें c ऐड हो जाएगा। अब x का वैल्यू में 2 लूंगा, y का वैल्यू 4 आएगा। x का वैल्यू में 4 लूंगा, y का वैल्यू 6 आएगा। x का वैल्यू में बेटा 6 लूंगा, y का वैल्यू 8 आएगा। x का वैल्यू में 8 लूंगा, y का वैल्यू 10 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि x का वैल्यू हम दे सकते हैं, y का वैल्यू फिर ऑटोमेटिकली निकलेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है x पे, ठीक है। ये m स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट है। अगर इसका हम देखेंगे बेटा, अगर इसको हम ये भी याद रखिएगा, देखिए बेटा, देखिए बेटा, यहां पे इस तरह अगर हमने ग्राफ एक डाला, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये y एक्सिस है, ये क्या है बेटा, x एक्सिस है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो बताओ बेटा इसमें क्या होगा, अब इसमें ये बराबर लाइन डालेंगे यहाँ पे। देखिए अब इसमें जब x का वैल्यू 0 था, यानी यहाँ पे अब देंगे x के वैल्यू, ये 0 है, ये क्या है 2, फिर क्या है 4 6 8, 4 6 और 8, ठीक है ना बेटा। और यहाँ से क्या वैल्यू है, y का वैल्यू 2 है, ये क्या है बेटा 4 है, ये क्या है बेटा 6 है, ये क्या है बेटा 8 है, ये क्या है बेटा 10 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, अब मुझे आप बताइए ये, अब यहाँ पे जब बेटा x का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है बेटा, ये वाला, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या है बेटा, y का वैल्यू ये है। जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना है बेटा 4 है। जब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है बेटा 6 है। जब x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू क्या है बेटा 8 है। जब x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू क्या है 10 है। तो ये क्या आ रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये आ रही है ना स्ट्रेट लाइन, ये क्या आ रही है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं एक पैरेलल लाइन डालूंगा, ठीक है कि नहीं है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये एंगल बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बन गया, इसका स्लोप बन गया, स्लोप कि नहीं बेटा। तो इसमें आप मुझे बताइए ये क्या बन गया, ये जो कांस्टेंट है 0 तो ये बन गया बेटा इंटरसेप्ट, ये क्या बन गया इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें c क्या है, कांस्टेंट है बेटा। बात समझ में आ रही। स्लोप क्या है इस पर्टिकुलर के लिए, कांस्टेंट है, ठीक है कि नहीं है। और क्या चेंज हो रहा है, y वर्सेस x क्या दे रहा है, y वर्सेस, ये छोड़िए यहाँ पे, y वर्सेस x क्या दे, y वर्सेस x क्या दे रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये क्या दे रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है। आप इसको चेंज करो, ये भी चेंज हो जाएगा। आप इसको, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये क्या बेटा आ गया हमारा इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है ना बेटा। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये इंटरसेप्ट आ गया, ये पैरेलल लाइन, यही लाइन है यहाँ से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जहां पे ये किसी इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लाएंगे, वहां पे हम देखेंगे कौन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन स्लोप है, कौन इंटरसेप्ट है, ठीक है ना बेटा। तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे। और ये भी याद रखिए कि आपको मैंने कहा है कि ये जो
इसमें जो होता है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, प्रोडक्ट्स में। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट में प्रोडक्ट होता है, हर पॉइंट पे आपको पता है, हर पॉइंट पे आप देख रहे हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन, उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस। तो कितने पॉइंट्स इसमें बनते हैं एक लाइन पे, इनफिनाइट पॉइंट्स बनते हैं कि नहीं, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब इसको डिफरेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हमें चीजों को ऐड करना है, समेट करना है, समेशन करना है, तो इसके लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलस डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, मगर इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन इस तरह रखते हैं एस, ये एस फॉर्म में, एस मीन समेशन, समेशन का मतलब एडिशन होना, चीजों को ऐड करना, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ऐड करना। मान के चलिए आप ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये याद रखना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट होता है, इंटीग्रेशन ये x के बराबर आता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर लिमिट्स देने हैं, मान के चलिए कितना, कहां से हमने स्टार्ट किया, मान के चलिए 0 से स्टार्ट किया, मान के चलिए t हाफ तक किया, या 0 से स्टार्ट किया, टी तक स्टार्ट किया, ठीक है बेटा कि नहीं है। या हमारी कंसंट्रेशन क्या थी बेटा, पहले कंसंट्रेट AO, हम कहां पे पहुंच गए, कहां पे जाना है, AT पे, समेशन करेंगे। या बेटा CO होगा, तो हमें कहां जाना है, CT पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये याद रखिएगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर आएगा, x, इंटीग्रेशन ऑफ अगर dt होगा वो किसके बराबर आएगा, t के बराबर। तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है बाहर, ठीक है कि नहीं। अगर इसमें कोई कांस्टेंट है, मान के चलिए k dt, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा बेटा, वो आएगा t। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये याद रखिएगा जो मेडिकल स्टूडेंट्स वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब, इसका शेप ही एस शेप दी है, क्योंकि ये असली इस तरह मतलब समेट करना चीजों को, क्योंकि बहुत सारे जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उस वक्त हजारों करोड़ों पॉइंट्स होते हैं, तो उनको एडअप हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को, चाहे 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, तो इनको हम बेटा किस में हम लेते हैं, इसमें ये क्या करते हैं, इसमें यूजुअली हम, मैं 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात करूंगा, उसमें हम बेटा क्या करेंगे, उसमें हम समेट करेंगे, तो इसको किस फॉर्म में लाएंगे, इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फॉर दिस, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ। तो हमेशा ये याद रखना, अगर कोई कहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर है, तो आप क्या कहोगे, ए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होती है, कट होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। फिर हमें क्या देने पड़ते हैं, अगर यहाँ पे मान के चलिए है टी 0 से है टी तक, तो हम देते हैं लिमिट्स, मतलब 0 की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इस तरह लिख सकते हैं। मान के चलिए ये है, आपको इस तरह मैं समझाऊंगा यहाँ पे। पहले इसमें लॉग भी अभी है, चलो वो जब फर्स्ट ऑर्डर उठेगा तो उसमें हम देखेंगे लॉग ln, लॉग किसको कहते हैं, बेस क्या है उसकी। अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई है, यहाँ से हमने रखा t 0 से t तक, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे dt है। अब ये और ये कट हो जाएगा, तो लिमिट्स, विद इन लिमिट्स, लिमिट क्या आएगा, t क्या है 0, ये कहाँ तक है, t तक जा रहा है, तो किसका, t का। तो हम हमेशा क्या देते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, ये याद रखेगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, तो वो क्या आएगा बेटा, टी, अपर लिमिट इसका देंगे टी, तो इसका क्या आएगा, लोअर का 0, ये क्या आएगा टी, ठीक है ना। इसी तरह अगर बेटा इसका आएगा, मान के चलिए आपका है बेटा डी ए है या डी सी है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन CO है, यहाँ पे बेटा क्या है, CT है। तो अब जब लिमिट्स दोगे, ये कटेगा, ये क्या आएगा यहाँ पे बेटा, ये आएगा C0, ये क्या है CT, किसको देना है, C को। क्या दोगे, अपर लिमिट क्या है CT, लोअर लिमिट क्या है बेटा, ये वाला देंगे माइनस CO। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये चीजें याद रखिए। अब देखो बेटा, अब हमारे पास आ रही है इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर integrated equation for zero order reaction, इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर सारा मैंने कहा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा A गिव्स प्रोडक्ट,
ये भी आपको बेटा पता है, ठीक है ना। अब हमें अगर डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड से हम देखेंगे वो क्या आएगा बेटा, डी ऑफ ए अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, के ऑफ ए। मगर ये क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर, वो मैंने पहले ही कहा। और इस तरह भी रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, ए नॉट। इस तरह भी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्योंकि एक तो हमारे पास इस तरह है, एक तो हमारे पास ये इस तरह, अगर हम अलग अलग रखेंगे इसको बेटा, एक तो हमारे पास बेटा क्या है, रेट किसके बराबर होती है, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी। मगर इतना एक चीज ख्याल रखना है, ये क्यों नहीं ट्वाइस हो, ट्वाइस ए गिव्स प्रोडक्ट। ये क्यों नहीं हो बेटा थ्राइस गिव्स प्रोडक्ट। ये क्यों नहीं हो बेटा 1/2 ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखिए, ये क्यों नहीं ए गिव्स प्रोडक्ट। अब इसमें यही जब डिफरेंशियल रेट लॉ बनाएंगे तो ये क्या आएगा, इसका डी ऑफ ए अपॉन डी टी, इसका ख्याल रखना, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये मैंने बताया। इसका क्या आएगा, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये क्या आएगा 2। इसका क्या आएगा, अरे माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये क्या आएगा 1/2, वो क्या आएगा 2 ऊपर आएगा। बात समझ में आ इसका। मगर अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो हमें पता है ये तो रखने ही रखने हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो ये है, ये फर्स्ट है। दूसरा रखेंगे बेटा आर किसके बराबर है, के ए नॉट, ठीक है ना, सेकंड। मगर अगर ये क्यों नहीं है 2 बार, मगर वहां पे कह रहे हैं कि इसमें सारे स्टेप फास्ट स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें तीनों स्टेप फास्ट है, कोई स्लो, कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, तो आर इज डायरेक्टली पर। मगर इसमें ख्याल रखना है कि इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। मगर अगर ये एक ही है तो 1, ये 2 है तो क्योंकि ये आगे चलकर काम आएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये बेटा आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे ठीक है ना, ए गिव्स प्रोडक्ट, ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें हम रखेंगे सपोज, ये लिखेंगे इसमें सपोज ए नॉट या सी नॉट, ए नॉट बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रखेंगे बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन। एट कब इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम 0, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टी, आफ्टर certain after certain interval of टाइम टी, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टी बेटा, उस वक्त क्या होगा टाइम टी इंटरवल पे, तो हम उस वक्त क्या कंसंट्रेशन रखते हैं 80, ठीक है बेटा कि नहीं है 80, ठीक है ना। बच गई कितनी, एक, क्योंकि उसमें क्या बेटा घट गई, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या पहुंच गई, जिस तरह मैंने कहा अगर ए कंसंट्रेशन है पहले तो प्रोडक्ट की क्या है 0, फिर इसमें बेटा x बन गई तो रह गई कितनी, रह गई इतनी, ठीक है कि नहीं। कब, यहाँ पे टाइम बेटा था 0, यहाँ पे टाइम क्या था t, ठीक है ना। या यही नहीं, हम इस तरह भी रख सकते हैं, टाइम t 0 पे क्या रखेंगे, c नॉट कंसंट्रेशन। जब टाइम t देख रहे हैं तो उस वक्त क्या कंसंट्रेशन है बेटा, ct। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो सपोज ए नॉट बी द इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम t लेट कंसंट्रेशन कितनी हो गई, रिमेनिंग 80। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिएगा। So from first and second, we get, इसमें बेटा मुझे बताइए आप क्या क्या निकला। एक तो है डी ऑफ ए अपॉन डी टी, और दूसरा क्या है के ए नॉट। तो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। वो किसके बराबर आएगी बेटा, वो आएगी माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी के ए नॉट। एनीथिंग रेज पावर 0 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। चाहे ए 0 हो 1 के बराबर, 1000 क्यों नहीं हो 0, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये याद रखिएगा बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये किसके बराबर आएगा, के, ये क्या आएगा 1, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या आएगा, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है ना बेटा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा, डी ऑफ ए, हाँ इसको क्रॉस, ये क्या आएगा बेटा, के डी टी। अगर इस तरह रखेंगे बेटा, डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी,
ठीक है बेटा कि नहीं। बहुत सारे यहाँ पे लिखते हैं के नॉट भी, तो इसका मतलब है ये जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहीं पे आप ये भी देखोगे जीरो कहीं पे, तो वो कहोगे वो क्या है, वो होता है बेटा जीरो ऑर्डर, वो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो ये तो आ गया आपको समझ। तो इसकी जगह पे अगर आप कहीं पे देखोगे बेटा माइनस डी ऑफ सी इज इक्वल टू ये क्या कहते हैं इसको, के डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। देखिए अब यहां तक तो ठीक है ना, कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे माइनस ये डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या करना है, डी ऑफ ए इसको डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे इसके लिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स करेंगे इसको। तो इसमें क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन अभी कहा डी ऑफ ए। ठीक है ना बेटा। ये क्या है बेटा, कांस्टेंट माइनस। ठीक है ना बेटा। इसको क्या निकालेंगे बाहर, ये क्या आएगा डी टी। ठीक है ना। मगर लिमिट्स हमें देने हैं। ठीक है ना बेटा। कहाँ से, कंसंट्रेशन एक कहाँ पे थी बेटा, ए नॉट, और पहुंची कहाँ, ए टी। शाबाश। टाइम क्या था यहाँ पे, जीरो, और टाइम कहाँ पहुंच गया, टी पे। ठीक है बेटा कि नहीं, जो मैंने पहले ही कहा। ठीक है ना। अब किसके बराबर आएगा, ये पता है आपको, ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे ए, ये क्या आएगा ए नॉट, ये क्या आएगा लिमिट ए टी। ठीक है ना। ये क्या आएगा माइनस की, तो ये क्या आएगा डी, और ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अभी जो मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी किसके बराबर आएगा, टी के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ आपका डी ए है वो किसके, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट होता है, तो ये क्या आएगा बेटा ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे टी आएगा, तो इसके लिमिट्स क्या है, जीरो से टी। यहाँ तक ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, अब इसमें अब आप क्या देखते हो, पहले ही मैंने कहा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या आएगा फिर बेटा ए टी माइनस ए नॉट, ए टी माइनस ए नॉट। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आ गया इस तरह। यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस के है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये अपर लिमिट क्या है, यानी टी रखना है यहाँ पे, और लोअर लिमिट क्या आ रहा है, जीरो। ये क्या आ रहा है बेटा, ए टी माइनस ए नॉट माइनस के टी। ये क्या आएगा, ये के टी, के इंटू टी, और ये कट। ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास अब यहाँ पे ये आ गया इस तरह, ए टी माइनस ए नॉट। ये इस तरह भी रख सकते हैं, ए टी किसके बराबर आएगा बेटा, ए ओ माइनस के टी। ठीक है कि नहीं है, कैसे, देखो बेटा ये मैंने इस तरह रखा, ए टी क्या हो गई, कंसंट्रेशन एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टी। तो ये इस तरह भी रख सकते हैं ना बेटा। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर इस तरह आप दोगे माइनस के टी, ये यहाँ पे आएगा ए नॉट। ये मैंने इस तरह किया बेटा, ए टी इज इक्वल टू, ये इधर रखेंगे, आया यही कि नहीं। कहीं पे आप देखोगे बेटा इस तरह सी टी सी ओ माइनस के टी, कहीं पे ये वहां पे उन्होंने इन टर्म्स ऑफ सी रखा है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। कहीं पे आप इस तरह भी देखोगे आप ए टी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, वो क्या है ए माइनस एक्स, वहां पे बेटा क्या है ए, ये ए है ना इनिशियल के टी। इस तरह भी कहीं पे आप देखोगे वो क्या आएगा बेटा फिर ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस के टी। ये के टी है यहाँ पे, ये बेटा के टी है जीरो, ये और ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसल। ये क्या आएगा माइनस एक्स, क्या आएगा माइनस के टी। ये भी याद रखेगा एक्स किसके बराबर आएगा, के टी के बराबर, के किसके बराबर आएगा एक्स अपॉन टी। ठीक है कि नहीं है। तो एक्स क्या है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसके लिए मैंने कहा था वो ग्राफ कितना एक्स डायरेक्ट, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना एक्स क्या हो कंसंट्रेशन का बढ़ रहा है, वो जो था वो चेंज इन कंसंट्रेशन था। बात समझ में आ रही। अब ये हमारे पास क्या बन गई, ए टी बन गई किसके बराबर, ए मतलब चेंज इन कंसंट एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या आ गया ए नॉट माइनस के टी। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। अब इसी को हम ये जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाएंगे। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। फिर से मत कहूँ, यहाँ पे मैंने आपको पता है, फिर से थोड़ा बहुत कहूंगा मैं सीधा। यहाँ पे a गिव्स b,
ठीक है ना। रेट किसके बराबर होती है बेटा, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। रेट किसके बराबर है, के ए नॉट, ये यहाँ पे भी मैं बेटा 1 रख सकता हूँ, क्योंकि ये इस तरह भी रख सकता हूँ, आर इक्वल टू के सेकंड, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या आएगा बेटा, डी ऑफ ए अपॉन डी टी किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा के बराबर, ये क्या आएगा, डी ऑफ ए, ये किसके बराबर आएगा, के डी टी, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, डी ऑफ ए माइनस के डी टी, ठीक है बेटा कि नहीं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट यूजिंग कैलकुलस, ठीक है ना, समेशन करेंगे क्योंकि इनफिनाइट पॉइंट्स है, तो ये क्या आएगा, डी ऑफ ए, ये क्या आएगा माइनस ये के कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या है, यहाँ पे ए नॉट से कहाँ पहुंचना है, ए टी पे, इसको टी जीरो से टी तक पहुंचना है, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन काट, ये क्या आएगा बेटा, ए, इसके लिमिट्स क्या है, यहाँ से वो रखते हैं, वो क्या आएगा, ए ओ ए टी, और ये क्या है माइनस के, और इसके लिमिट्स क्या है, टी जीरो से टी तक, ये क्या है बेटा टी, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा ए टी माइनस ए ओ, ये क्या आएगा माइनस के, फिर से मैंने कहा आपको, ये क्या आएगा टी, अपर लिमिट में क्या है टी, लोअर लिमिट में क्या है जीरो, यही मैंने कहा ए टी माइनस ए ओ माइनस के, ये क्या आ गया बेटा, टी माइनस जीरो क्या आएगा टी, ये आ गया इस तरह। ये मैंने कहा इस तरह भी ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए ओ, ये मैंने कहा कि इस तरह भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए ओ माइनस के टी। ये भी मैंने कहा आपको, यहाँ पे सी टी अगर होगा, सी टी इज इक्वल टू सी ओ माइनस के टी, अगर उस तरह होगा ए, वो पाता है आपको, वो ए और कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक है बेटा कि नहीं। उसमें भी उसमें ग्राफ पड़ेगा, जब x वर्सेस t होगा तो उस वक्त वो क्या, जितना x बढ़ेगा उतना टाइम जितना बढ़ेगा x भी बढ़ेगा। बात समझ में, वो मैंने पहले ही कहा था आपको, मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। अब इसको बेटा हम y इज इक्वल टू mx प्लस c गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन में लाएंगे। अब हमें क्या निकला है बेटा, ये क्या निकला, ए टी किसके बराबर निकला, ए ओ माइनस के टी, ठीक है। ये इस तरह रख सकते हैं ना बेटा, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस पहला वाला इस तरह। अब मुझे आप बताओ बेटा कांस्टेंट कौन है इसमें, वाई इंटरसेप्ट कौन है इसमें बेटा, ये, ठीक है ना। इसमें बताओ चेंजेबल क्या है, फिर के क्या है बेटा, ये स्लोप है, ये कांस्टेंट है मगर नेगेटिव है, वो भी मैंने थोड़ा लाइन में कहा था, इस तरह आएगा तो माइनस, इस तरह आएगा प्लस। अब क्या है, कौन वर्सेस कौन स्ट्रेट लाइन देगा बेटा, ए टी वर्सेस टी, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम 0 से 1 2 3 4 टाइम आगे जा रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं। उसकी वजह से कंसंट्रेशन में भी क्या हो रहा है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन वो भी चेंज होती जा रही है, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ तक ठीक है ना बेटा। अगर हम बेटा टाइम रखेंगे 0, जब टाइम 0 होगा, टाइम 0 का मतलब क्या हो गया, टाइम 0 पे है, ठीक है बेटा कि नहीं। उस वक्त आप मुझे बताइए ए टी किसके बराबर आएगी, ए टी किसके बराबर आएगी, ए नॉट के बराबर। उसका मतलब ये है कि उस वक्त हमारे पास अभी क्या है, अभी स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ही है, तो कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, उस वक्त यहाँ पे होगी बेटा, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। टाइम जो है, टाइम 0 है, यहाँ से हम ले रहे हैं बेटा ये एक्स एक्सिस पे, क्योंकि टाइम यहाँ से है, और वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये ए नॉट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, फिर जब टाइम जाता है जाएगा, जो मैंने कहा ये किस तरह निकलेगा, इस तरह, तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा, स्लोप क्या निकलता है इसका, माइनस के, ठीक है बेटा कि नहीं है, स्लोप इसका माइनस के है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इंटरसेप्ट क्या निकल रहा है, ये आपको आया समझ, इंटरसेप्ट ये है ना उसका, आया बराबर कि नहीं बेटा, ठीक है कि नहीं है। और क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक, ठीक कि नहीं। तो इसका मतलब अगर हम टाइम बेटा रखेंगे क्या 0, तो उस वक्त क्या होगी, ये जो है फाइनल कंसंट्रेशन वो किसके बराबर आएगी बेटा, वो ए नॉट के बराबर आएगी। जब ए नॉट के बराबर आएगी, ये आपको पता है नेगेटिव स्लोप है, स्लोप इसका माइनस के है। अगर आपसे कोई भी कहेगा 0 ऑर्डर के लिए आप मुझे बताइए इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट, आप कहोगे ए नॉट या सी नॉट, ठीक है बेटा कि नहीं। कहेगा कौन सा वर्सेस कौन ग्राफ दे रहा है, सी टी वर्सेस टी, सी टी वर्सेस टी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दे रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और बताएगा स्लोप इसका क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप कहना स्लोप इसका माइनस के है, स्लोप इसका बेटा क्या है, स्लोप इसका बेटा है
माइनस के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी इसमें आगे चलकर और कुछ सीखना है, थोड़ा बहुत मैं बेटा बताऊंगा यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है ना? इसमें ये भी, इसमें बेटा एक तो ये आ गया, इसमें अगर हम 80 जीरो रखेंगे, अगर 80 क्या रखेंगे जीरो, अगर 80 रखेंगे इसमें जीरो, 80 क्या रखा जीरो, तो ये क्या आ गया फिर माइनस के टी प्लस ए ओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो किसके बराबर आएगी फिर बेटा? अगर यहाँ पे ये आ गया जीरो के बराबर, ये इस तरह है समझाने के लिए, ये यहाँ पे बेटा इस तरह है माइनस के टी प्लस ए ओ इज इक्वल टू जीरो, आपको समझाने के लिए माइनस के टी प्लस ए ओ इज इक्वल, या माइनस के टी इज इक्वल टू माइनस ए ओ, आपको समझा, माइनस माइनस कैंसिल आएगा, तो टी किसके बराबर आएगा यहाँ पे? टी आएगा बराबर ए ओ बाई के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? जब ये होगी कौन सी चेंज, कुछ नहीं होगी, तो उस वक्त क्या होगा बेटा? जब इसकी कंसंट्रेशन ये होगी, तो ये आएगा हमारा बेटा ए ओ बाई के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए अभी इसमें अब आ रहा है हाफ लाइफ पीरियड, अब आ रहा है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड हम किसको कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड हम उसको कहते हैं जब कंसंट्रेशन हो जाएगी रिड्यूस टू वन हाफ, यानी 80 किसके बराबर आएगी? 80 आएगी ए ओ बाई टू। 80 किसके बराबर आएगी? ए नॉट बाई, मान के चलिए हमारे पास 100 है, ठीक है ना? तो जब ये प्रोडक्ट हम कब कहेंगे इसका आधा? जब टी हाफ पे, हाफ लाइफ हो गया, जब इसका आधा होना, आधा मतलब ये कहाँ पहुंचेगा? ये 50 बनेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है? उसको क्या कहेंगे? हाफ लाइफ। अगर 10 होंगे तो 5 बनना, ये क्या है? हाफ होना। अगर 4 है तो 2 बनना, अगर 1 है तो आधा बनना, ये क्या है बेटा? हाफ लाइफ। अगर 200 है तो 100 बनना, ये हाफ लाइफ, आधा होना, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर 5 है तो 1.5 बनना, तो ये क्या है बेटा? हाफ। तो अब हमारे पास इक्वेशन बेटा क्या है? इक्वेशन क्या है हमारे पास? 80 ए ओ माइनस के टी, यही है ना बेटा? ये क्या है? इंटरसेप्ट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ए टी क्या है? ये है। अब हमें वो इंटरवाइज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे बेटा ये है कि उस पर थोड़ा बहुत ग्राफ पे न्यूमेरिकलों में अभी और वर्क करेंगे, न्यूमेरिकलों में मैं सिखाऊंगा। जो मैंने अभी आपको कहा, जब यहाँ से हम दे रहे हैं कंसंट्रेशन ये है, यहाँ पे हमने ये लिया, फिर यहाँ से ये स्लोप आ गया माइनस के, तो न्यूमेरिकलों में हम देखेंगे स्लोप जब चेंज जब टी रखेंगे जीरो, ए टी को क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा उसमें। ए टी इज इक्वल टू ए ओ माइनस के टी। अब मुझे बताओ बेटा इसमें क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन किसकी आधी हो रही है? इसकी। ए टी किसके बराबर आएगा बेटा? ए टी आएगा बराबर ए ओ बाई टू। ये किसके बराबर आएगा बेटा? ए नॉट बाई टू। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा? ये ए नॉट बाई टू, ठीक? मतलब आधा होना, किसका आधा होना? इसका आधा हो गया। जब आधा हो गया तो ये क्या आएगा बेटा? ए ओ, ये क्या है बेटा? के टी। ये इस तरह भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे ए ओ बाई टू माइनस, कोई फर्क पड़ेगा? ए ओ, अगर मैं इस तरह यहाँ पे माइनस रखता हूँ, यहाँ पे हटाऊंगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? फिर क्या आएगा? अगर मैं इस तरह रखूंगा समझाने के लिए, जीरो, ठीक है ना? या मैं इस तरह भी रख सकता हूँ ना, ए ओ बाई टू माइनस ए ओ इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है बेटा कि नहीं है? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? ये टू इसको हो जाएगा, ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा बेटा ए नॉट माइनस, ये क्या आएगा? टू ए ओ अपान क्या आएगा बेटा? टू, ये क्या आएगा बेटा? माइनस के टी, ठीक है ना बेटा? बड़ा ये है छोटा, ये बड़ा है, तो क्या आएगा? ए ओ बाई टू माइनस के टी। समझ आ रहा है? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो मुझे बताइए अब ये कौन सा टाइम है बेटा? हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड उसको कहते हैं जब कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? आधी होती है, ए टी, ए नॉट बाई टी के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा? जब ये आएगा तो टी हाफ किसके बराबर आएगा? वो आएगा बेटा, अगर ये हाफ है यहाँ पे, वो किसके बराबर आएगा? या अगर यहाँ पे निकालना है ये, ठीक है ना बेटा? ये आएगा ए ओ बाई टू के। ये क्या आएगा बेटा? बराबर ए ओ बाई टू के। बात समझ में? तो इसका मतलब टी हाफ क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ठीक है ना? ये इस तरह भी आगे चलकर देखेंगे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं इसको,
ये है 1 माइनस एन। एन क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर, तो वो क्या आएगा 1/2। हालांकि उसमें फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है, इसमें क्या है एन अगर जीरो ऑर्डर है ये किस पे डिपेंडेंट है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका ग्राफ भी क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये समझ आ गया आपको मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन सीधी ले ली जो हमारी निकली, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें मैंने क्या कहा कि टी हाफ उसको कहते हैं जब कंसंट्रेशन ये किसके इसकी आधी हो जाएगा। अगर ये 100 था फिर 50 a/2, वही मैंने किया। इसमें मैंने ये हमने निकाला बेटा, यहाँ पे टी हाफ किसके बराबर आएगा, a0/2 के। टी हाफ किसके बराबर आएगा, टी हाफ आ गया बराबर बेटा किसके बराबर, a0/2 के। तो टी हाफ क्या होती है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये याद रखना है। क्या मैंने कहा आपको, 1 माइनस एन याद रखना। फिलहाल यहाँ आपको ये नहीं है, फॉर जीरो ये nth ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मगर इसमें मैंने पहले ही कहा आपको, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा बेटा यहाँ पे ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने, अब देखेंगे बेटा इसमें ये तो आ गया समझ। मगर मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई रिएक्शन A गिव्स B है, ट्वाइस A गिव्स B है, मगर ये जीरो ऑर्डर है, 3A गिव्स प्रोडक्ट है, या इसी तरह 1/2 A गिव्स प्रोडक्ट है, मैंने पहले ही कहा। मगर इसमें हमें स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जब रेट ला, हम डिफरेंशियल रेट ला, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, dA/dt। ठीक है कि नहीं? उसमें हाँ यही ख्याल रखना, यहाँ पे अगर कहीं पे मान के चलिए 3 होगा, ये याद रखिए कोई 3 टाइम्स A है मगर जीरो ऑर्डर है, सारे स्टेप फास्ट स्टेप है, तो इसमें आपको बेटा याद रखना है ये नंबर, इसको फिर ऐड करना है। फिर इस तरह हम इस तरह भी बताऊंगा टी हाफ किसके बराबर आएगा, a0 यहाँ पे बेटा है ना 2k, ये आप याद रखिए फिर n। अगर जिनमें डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे, अगर आपके पास बेटा क्या होगा 3 मतलब 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे फिर मतलब कोई रिएक्शन होगी ये, तो इसका n वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1 2 के। मगर अगर यही 2a होगा तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है 2 2 2 क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या निकलेगा a0/4 के। अगर 3 टाइम्स होगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे 3 3 2 कितना हो गया 6। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर 1/2 होगा तो बेटा क्या करोगे इसके लिए, 1/2 वो 2 ऊपर आएगा, वो क्या 2 और 2 कैंसिल, a0/3। ये भी बेटा आप याद रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक न्यूमेरिकल 2 मिनट मैं खत्म करूंगा, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका आप खासा ख्याल रखना, या अपने दिमाग में रखना कि n वैल्यू तो वो इसके जैसा स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, हालांकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, वो क्यों नहीं होगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स, मगर वो आपको पता है वो सारे स्टेप्स जो है वो सभी स्टेप्स किस में चले गए हैं, वो सभी स्टेप्स चले गए हैं बेटा, वो फास्ट स्टेप्स सभी है, उसमें वो इंडिपेंडेंट सभी है। तो उसमें n वैल्यू देखना, अगर 3 है तो इंटू 6, वो अगर 3/2 है तो वो क्या 2 आएगा ऊपर, 3/2, 2 और 2 कैंसिल, वो आएगा a0/3 के। ये चलो आगे चलकर भी देखेंगे। अब देखेंगे बेटा the rate constant for zero order reaction, the rate constant for zero order reaction, the rate constant for zero order reaction is 0.2 mole, is 0.2 mole per liter per hour. What will be the initial concentration of the reactant? What will be the initial concentration of reactant? What will be the initial concentration of reactant if after half an hour, if after half an hour, concentration is 0.05 मोल पर लीटर। अब ये न्यूमेरिकल एक, इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल्स अभी करनी है ग्राफ पे, इस पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे।
अब ये कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। तो सोल्यूशन में आपको पहले पता है के नॉट रखो या के खाली, नॉट मीन जीरो ऑर्डर, वो कितना है 0.2। या हमें पता है जीरो ऑर्डर है, मोल पर लीटर पर आवर इसने रखा है। व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट रखो या सी नॉट रखो, वो कितनी है। व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। इफ आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब हाफ एन आवर, आधा घंटा, आधा घंटा जो है, आधे घंटे में कंसंट्रेशन क्या हो गई बेटा, आफ्टर हाफ एन आवर कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, Ct, वो है बेटा 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसको सोल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आपके पास सीधी है इक्वेशन, आपको पता है सी किसके बराबर है, माइनस, शाबाश, के टी, ठीक है ना बेटा, ये आपको पता है। सी टी आपको, अब आपको क्या निकालना है, सी नॉट निकालना है। ये आप बेटा इस तरह भी रख सकते हो, सी नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू सी टी, रख सकते हो कि नहीं। सी नॉट आप बेटा रख सकते हो सी टी प्लस के टी, रख सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे आप। सी टी ये कंसंट्रेशन कितनी है आफ्टर हाफ एन आवर, वो है बेटा 0.05, ठीक बेटा, प्लस के कितना है इसमें, के कितना है, के आपको पता है 0.2 है, के 0.2, टाइम कितना है बेटा, टाइम हाफ है, ठीक है बेटा कि नहीं है, इतना ही है कि नहीं, क्योंकि रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, के दिया गया है, ठीक है ना बेटा, वो हमने दिया इसमें। व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमें CO निकालना था। इसमें क्या करेंगे इसके लिए बेटा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। ये क्या आएगा बेटा 0.05 प्लस ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट, हाफ एन आवर में हमने निकाला 0.05, यहाँ पे हमने दिया सी नॉट माइनस के टी सी। हाँ, अब देखेंगे इसमें क्या निकलेगा, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे ये आएगा 0.1, क्या आएगा 0.1, तो इसको ऐड करेंगे, ये क्या आएगा 0.05, 0.1, वो क्या आएगा बेटा 0.15, ये क्या निकली हमें, मोल पर लीटर, ये क्या निकली, मोल पर लीटर 0.15, ठीक है बेटा कि नहीं। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल थी, इसमें रेट कांस्टेंट दिया गया था 0.2, तो इसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी थी आफ्टर हाफ एन आवर। कंसंट्रेशन Ct कितनी थी बेटा 0.05, मैंने इक्वेशन ये यूज की, सी नॉट माइनस के टी, ये क्या कहते हैं, सी नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू सी टी, वो बेटा आएगी सी नॉट इज इक्वल टू सी टी, ये हाँ सी टी प्लस के टी, यहाँ पे लाया मैंने, सी टी मैंने लिया ये, और बेटा के क्या था आपका 0.2 था, और टी क्या था, हाफ आवर था, मतलब 1/2 हाफ एन आवर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैंने ये और ये कैंसिल किया, यहाँ पे 0.1 आ गया, ये आ गया बेटा 0.15। चलिए शुक्रिया, आज इतना ही। अभी इसमें न्यूमेरिकल चलेंगे, अभी इसके बाद अब है फर्स्ट ऑर्डर, उसका भी इंटीग्रेटेड मेथड, उसका भी हाफ लाइफ पीरियड, उसके भी ग्राफ्स, मगर इसमें भी अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। चलिए थैंक्स।